we can save lives. So question number 196, Shriman Raghav Jataji. Sir, question number 196. Honorable Minister. सभापति महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। So first supplementary, Shriman Raghav Jataji. सर, भारत का लोकतंत्र लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से ज्यादा जनसभा में बसता है। जनसभा से मेरा मतलब ग्राम सभा और मोहल्ला सभा। सर, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की सोच से आई, तो उस समय सर वादा था कि पावर और शासन स्टेट कैपिटल और राज्य की कैपिटल से निकल के जनता के पास जाए, गांव तक पहुंचे, जो रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज गांव के लोगों को सौंपा जाए। सर, वादा यह था कि दिल्ली में बैठा कोई अधिकारी या राज्य की राजधानी में बैठा कोई अधिकारी यह फैसला ना ले कि मेरे गांव में फाउंटेन लगे, जबकि मेरे गांव में पानी और बिजली की समस्या है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। I'm just finishing, sir. I'm finishing. No, you can't do your supplementary question. Yes, sir. Sir, मैं big lecture, please. Yes, sir. उद्देश्य ये था कि दिल्ली में बैठा कोई बाबू या अधिकारी ये तय न करे कि मेरे गांव में म्यूजिकल फाउंटेन लगे, जबकि मेरे गांव में डिस्पेंसरी और पानी की कमी है। इसीलिए इवन आफ्टर 3 decades जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रही वो रुक गई बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस, फ्रैगमेंटेड अथॉरिटी और लैक ऑफ एनफोर्समेंट। आई वांट टू आस्क द मिनिस्टर थ्रू यू कि क्या ग्राम सभा और पंचायत आज मियरली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रह गई है केंद्र और राज्य की स्कीम्स के लिए, और क्या ग्राम सभा में यदि कोई फैसला लिया जाता है तो उसकी कोई बाइंडिंग मैकेनिज्म है उसके फैसलों को लागू करने के लिए? ऑनरेबल मिनिस्टर, सभापति महोदय, अबाउट योर आंसर सर। मैं स्पेसिफिक सवाल का विकेंद्रीकरण के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, तो पंचायत राज की जो इलेक्टेड संस्थाएं हैं उसके विकेंद्रीकरण के लिए यद्यप पंचायत राज सूची का विषय है और संविधान के पीआरआईज का संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के द्वारा होता है, फिर भी भारत सरकार ने विभिन्न नीतिगत, वित्तीय, संस्थागत उपायों के माध्यम से राज्यों को, पंचायतों को अधिकार और संसाधन देने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो फ्रेमवर्क 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये विकेंद्रीकरण है। पैसा अधिनियम 1996 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए गए, इसमें शेड्यूल क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है, ये भी विकेंद्रीकरण है। राज्यों के लिए मॉडल पैसा रूल्स के समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, ये भी विकेंद्रीकरण है। संविधान की 11 अनुसूची में 29 विषय पंचायतों के संभावित कार्य क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है। इन विषयों का वास्तविक हस्तांतरण राज्यों को दिया गया है, इसलिए उनको बताना चाहूंगा ये दिल्ली से कुछ नहीं होता है, ये दिल्ली पैसा देती है और विकेंद्रीकरण राज्यों को ही करना है। केंद्र सरकार समीक्षा बैठक, कार्यशालाएं, सेमिनार, परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्यों को अधिक कार्य पंचायतों को सौंपने के लिए फंड जो है 13वें वित्त आयोग में 65,000 करोड़ रुपए दिए गए, 16 में 4.35 लाख करोड़ की जो राशि दी गई है। मैं साहब यहाँ कहना चाहूँगा कि भावनाओं के साथ वित्त से काम होता है। 13वें वित्त में आपने विरासत में 65,000 करोड़ रुपए का फंड था, और जो 15वें में माननीय प्रधानमंत्री जी के समय 2,97,000 करोड़ 5 गुना बढ़ गया है। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 16वां वित्त आयोग में 4.4 लाख करोड़ माने 84% लगभग दुगना 15वें से कर दिया गया है। इनके समय जो इनके सहयोगी दल हैं उनके समय एक व्यक्ति के हिस्से में केवल 178 रुपए आते थे, 15वें में 488 रुपए आते थे, 14वें में, 15वें में 674, इस साल जो 16वां वित्त आयोग है उसमें 1270 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। और जहां तक आपने मॉनिटरिंग की बात करी है, सबसे ज्यादा स्थिति अगर खराब इस देश में किसी राज्य की है तो वो पंजाब राज्य की है। सर, पीडीआई इंडेक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस फंक्शनरी की बात आपने की है, फंक्शनरी में जो 18 राज्य हैं सामान्य, उसमें 18वें नंबर पर आप हैं। इसलिए पंचायत वहाँ जरा अपने राज्य में भी थोड़ा देखभाल किया करें। और
जो ये हमारा पंचायत इवोल्यूशन इंडेक्स है, उसमें 6 चीज़ों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, उसके द्वारा भी की जाती है। प्रशिक्षण भी लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति सभी मानकों में राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है। Raghav Chatterjee, you please be specific about your I'm second specific, supplementary, sir, but you have please. to protect me. You are giving a long lecture, then your ministry is giving another long lecture. But, We no, are but losing sir, I have to time. lay the Please. foundation of my question. Please, Yeah. please. Sir, please ensure they Be don't specific make noise about, while I ask. no, please be specific about your second question. सर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब लाया गया, उसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दी गई, 33% पंचायत में, ताकि महिलाओं की आवाज भी पंचायत में रजिस्टर हो, केवल मेल सरपंच मेंबर्स की ना हो। इसी के चलते सर आज भारत में 31 लाख पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से 1/3 महिलाएं हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो सीट्स आरक्षित होती हैं महिलाओं के लिए, उसमें आमतौर पर मेल पॉलिटिशियन की वाइफ, बहन, बेटी या डॉटर इन लॉ चुनाव लड़ती है। इसीलिए आज पंचायत पति, सरपंच पति नाम की टर्मिनोलॉजी भी ग्राउंड पर चल रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है, आई वांट टू आस्क द मिनिस्टर थ्रू यू, सर, आई वांट टू आस्क द मिनिस्टर थ्रू यू कि क्या सरकार इसे एक्नॉलेज करती है कि एक पैरेलल अनइलेक्टेड अथॉरिटी, एक प्रॉक्सी शासन पंचायत पति के माध्यम से होता है, और इस प्रॉक्सी सरपंच से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? Honorable Minister, please be specific about the answer. Don't go line by line of his question, please. सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनावश्यक चीज को इस प्रश्न के माध्यम से घुसेड़ना चाह रहे हैं। मोदी जी की सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर देती है। अब महिलाएं कौन होंगी, कैसे होंगी, ये पंजाब में ये कर सकते हैं, हम लोग देश में ये काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग महिला एज समाज को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, और उसको हम लोग करते रहेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम। Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, You Maharashtra are has giving the been, room for him to answer like that. Sir, Maharashtra has been at the forefront of Gram Panchayat digitization through the eGram Swaraj portal. Will the Honorable Minister inform, or is there any planning to this House, whether the Ministry has launched any structured training for Panchayat representative and staff, especially in aspirational and tribal districts, to build up the capacity in planning, budgeting and implementation of devolved function? Yes, thank you. Honorable Minister. माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र राज्य के विषय में पूछा है। हम पंचायतों को, जैसे पहले माननीय हमारे सहयोगी ने बताया, कि यह राज्य का विषय है, और ये सभी काम संबंधित राज्यों को करते हैं। राज्य अपना कानून बनाता है, उनके राज्य के विधानमंडल पंचायती राज अधिनियम बनाते हैं, और उसके तहत वो करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का कानून है, वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको बनाते हैं। लेकिन जहां तक पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण करने का भी, उनको प्रशिक्षित करने का, उनमें कौशल विकसित करने का, उनके वित्तीय प्रबंधन का, उनमें जितनी सारी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी संभव है, उसके लिए केंद्र सरकार योजना चलाती है, राज्यों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग भी करती है। हम राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, और विशेषकर महिलाओं में कौशल विकास के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं में जो उनके गवर्नेंस है उसमें सुधार के लिए यहाँ विशेष तौर पर प्रशिक्षण चलाते हैं। हम IIM के सहयोग से भी इस प्रशिक्षण को चलाते हैं राज्य की, लेकिन मूल रूप से यह राज्य की जिम्मेवारी है। फोर्थ सप्लीमेंट्री, राइगा कृष्णैया जी। The central government is allotting funds on the basis of population of some villages, all the villages in the country. But some villages
are very poor condition, no minimum requirement. I suggest to the government allot the funds on the basis of requirements. At the same time, there is no auditing from the central government to village panchayats. There is no such permanent machinery for auditing the misusing of the funds. I suggest the government misusing of funds. The Modi government is transparent, honest government. So the central government should monitor the using the funds, implementing the schemes. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा हम किस पंचायत में क्या आवश्यकता है, किस पंचायत में आधारभूत संरचना की क्या कमी है, ये देखना भी राज्य सरकार का है। वित्त आयोग अपनी अनुशंसा करता है और उनके अनुशंसा के मुताबिक 90 और 90% हम राज्यों को आवंटित करते हैं जनगणना के आधार पर, जो उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर, और 10% करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। इस फॉर्मूले पर हम राज्यों को राशि आवंटित कर देते हैं। ये राज्य का काम है कि वो अपने पंचायतों को करते हैं। हम जब राज्य सरकारें पंचायत को जब तक जारी नहीं करती है सभी पंचायतों को, तब तक हम उनका अगला इंस्टॉलमेंट जारी नहीं करते हैं। उनको पूरा जो सिस्टम है पंचायती राज का, वो पूरा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है। उनको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है, उनके आवंटन को अपलोड करना पड़ता है, उनके खर्च को अपलोड करना पड़ता है, और उसके आधार पर हम आगे का जारी करते हैं उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ सप्लीमेंट्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। मंत्री जी और वरिष्ठ मंत्री भी सब बैठे हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है जो मेरे अपने अध्ययन के आधार पर और कई समाज विज्ञान संस्थान ने किया है कि अक्सर हमारे जो पंचायत के जो मुखिया सरपंच आदि होते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समझ की होती है। क्या केंद्र की सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक रेगुलर मॉड्यूल बेस्ड वर्कशॉप की प्लानिंग या उसको ऑगमेंट करने की प्रक्रिया में है? और एक छोटा पूरक इसके साथ डाल देता हूं, क्योंकि वो 0 आवर में डाल रहा था कि केंद्र की सरकार राज्यों के साथ मिलकर हर पंचायत में एक लाइब्रेरी को मैंडेटरी कर दे इस प्रक्रिया के तहत। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो प्रशिक्षण को लेकर माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 वर्ष में 1.53 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई। RGSA के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या जो 30,94,768 है, वित्तीय वर्ष में 24-25 में 35,54,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में 35,65,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल भी है और एक ऐप तमाम हमारे चल रहे हैं, जैसे पंचायत ऐप वगैरह, उसमें वो लोग जा सकते हैं। पंजीकरण और प्रबंधन प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, बायोमेट्रिक उपस्थिति है। प्रशिक्षण संस्थान, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि IIM, IITs, इरमा और धनबाद का कॉलेज, इन सबको हम लोगों ने MOU किया है प्रशिक्षण देने के लिए। और बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षुओं की जानकारी और पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। बेहतर योजना प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन किया जाता है और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं जो 8 उत्कृष्ट संस्थाएं जैसे इरमा है, IIM है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, धनबाद MOU साइन किए। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग है। 31 राज्यों के 3,381 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और महिलाओं को तो लगभग सारी प्रशिक्षण दिया गया। आपने लाइब्रेरी के बारे में चिंता व्यक्त की है, ये राज्य का विषय है। हमारा टाइड और अनटाइड 2 प्रकार का फंड है। टाइड में 60% बजट खर्च करना पड़ेगा, जिसमें मैंडेटरी है कि 30% वाटर हार्वेस्टिंग पर, जल संचयन पे, चेक डैम्स पर और 30% सफाई इत्यादि पर करना पड़ेगा।
अनटाइड जो है उसमें लगभग ये 29 प्रकार के काम हैं जिसको पंचायत कर सकती है, और पंचायत अपना अगर प्रस्ताव कोई पास कर सकती है तो वो लाइब्रेरी खोल सकती है। ये पूरी तरह राज्य का विषय है, और एक कंप्यूटर भी दिया गया है, डिजिटलाइजेशन भी किया गया है, इंटरनेट भी दिया गया है, तो ई लाइब्रेरी तो इस्तेमाल हो ही सकती है बुक्स की जगह। जब वहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, पंचायत घर लगभग 80% पंचायतों को देश भर में दिया गया है, तो प्लीज बी ब्रीफ जी। कंप्यूटर और इंटरनेट देने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर को भी पैसा दिया जा रहा है, इसलिए ई लाइब्रेरी चाहे तो देश भर की सभी पंचायतें इस्तेमाल कर सकती हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 197 श्रीमान धनंजय भीमाराव महातिक जी। सर क्वेश्चन नंबर 197। ऑनरेबल मिनिस्टर पटेल पे रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान धनंजय भीमाराव महातिक जी। धन्यवाद सर। सर माननीय मंत्री जी गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोल्हापुर के सभी मेजर नेशनल हाईवे रोड्स इसकी जानकारी विस्तृत रूप से उन्होंने दी है, जिसमें कागल सातारा 6 लेन कंक्रीट 2162 करोड़, कोल्हापुर रत्नागिरी 4 लेन कंक्रीट 5192 करोड़ और कोल्हापुर सांगली 4 लेन 1192 करोड़। सर कोल्हापुर जिला एक समृद्ध जिला है, जिसमें से अभी जो काम चल रहे हैं इनकी जानकारी उन्होंने दी है। सर यहाँ पे महालक्ष्मी का एक प्राचीन मंदिर है, रोज लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, कृषि पर्यटन एवं उद्योग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो हाल ही में सर माननीय मंत्री जी ने एक नया रोड कोल्हापुर शहर से जुड़ा हुआ, जिसमें 4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है जो शिरोली से उजगांव तक जाता है, 913 करोड़ का, और कागल शहर के पास 358 करोड़ का घोषित किया है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये रोड कोल्हापुर शहर से जैसे तावड़े होटल, तारारानी चौक, शिवाजी पुल और शिवाजी पुल से लेके कोतोली तक और शिवाजी पुल से लेके फुलेवाड़ी तक अगर ये रोड बनता है तो कोल्हापुर शहर की जो पूर्व स्थिति बनती है उससे निजात मिलेगी, और साथ ही में कोल्हापुर शहर में जो कंजेशन हो रहा है उससे भी निजात मिल पाएगी। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कब तक ये रोड पूरा होगा, और ये जो आगे के रोड है कोल्हापुर से शिवाजी पुल से तावड़े होटल तक और कोतोली तक बन पाएगा क्या? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 3.6 किलोमीटर जो एलिवेटेड कॉरिडोर है पंचगंगा रिवर पर, ये डायरेक्ट पुणे से बेंगलोर रोड है। इसको कोल्हापुर के लिए भी एक सुविधा देने के बारे में उन्होंने कहा है, वो दी जाएगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि वो शहर के अंदर के भी रोड की बात कर रहे हैं, तावड़े चौक वाली, उसके लिए ये पहले कारपोरेशन को शायद हैंडओवर हुआ था, पर उसका वन टाइम डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो आज मैंने चेक किया है, फिर से एक बार अगर उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और लैंड एक्विजिशन अगर होगा, कारपोरेशन कर देंगी, तो वो भी हमारे तरफ से हम करके देंगे। वैसे उन्होंने जितनी मांगे की हुई है लगभग पूरी हुई है, और मुझे लगता है कि अब उसमें से कोई जिले की मांग नहीं रही है। एक ही जिले में सब पकड़ के 25,000 करोड़ से ज़्यादा काम सरकार के रेजिम में हुए और सब समाप्त हुए। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान धनंजय भीमाराव महातिक जी। सर और एक रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो संकेश्वर से अंबोली के होते हुए बांदा तक जाता है। तो ये 4 लेन कंक्रीट का रोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन समस्या ये है सर कि ये जो रोड है वो गडिंगलज शहर और आजरा शहर के बीचों बीच मार्केट से जाता है, जिससे वजह से मार्केट में और गांव के लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है, और साथ ही में ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। तो हमने एक प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू केंद्र सरकार के पास भेजा है, गडिंगलज शहर और आजरा शहर को बाईपास नेशनल हाईवे के माध्यम से किया जाए, और साथ ही सर कोल्हापुर सांगली जो 1192 करोड़ का रोड अभी अनाउंस हुआ है, वो 4 लेन कंक्रीट का रोड, वो कब तक पूरा होगा? ये दोनों चीजें मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर कोल्हापुर से सांगली जो रोड है उसमें लैंड एक्विजिशन के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, और करीब 4 गुना 5 गुना डिमांड उन्होंने की थी, वो संभव नहीं था। उसके बाद में हमने उनके निर्णय के खिलाफ भी अपील करने की बात की थी, और अभी कलेक्टर साहब ने कुछ सोल्यूशन निकाला हुआ है, और मुझे जानकारी मिली, हमने टेंडर रिसीव किया है। अप्रैल महीने में टेंडर रिसीव करने वाले हैं। अगर लैंड एक्विजिशन के बारे में भी जो मामला है वो क्लियर हुआ है। 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना
और हमारे पोजीशन में हुए बिना हम काम ही नहीं शुरू करते। वो शायद अगर 15 दिन महीना भर में हो जाएगा तो अप्रैल में उसको अवार्ड करके काम शुरू हो जाएगा। जो दूसरा एक बात है गढ़ हिंगलज बाईपास और अंतरा बाईपास की, उसका डिटेल प्रोजेक्ट डीपीआर बनाना शुरू है और डीपीआर बनाने के बाद उसका भी काम शुरू हो जाएगा। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय रावत जी। धन्यवाद सर। सर, कोल्हापुर एक महत्वपूर्ण जिला है, शहर है, महाराष्ट्र के लिए भी और बॉर्डर में कर्नाटक है। आपने बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ 10 प्रोजेक्ट अपने बताए हैं यहाँ, और जो पंचगंगा नदी के ऊपर जो आपने पुल बनाने की बात की है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाढ़ की बहुत समस्या कोल्हापुर में आती है। सर, मेरा सवाल है, कोल्हापुर से 150 किलोमीटर हाईवे रत्नागिरी तक का जो हाईवे वाइंडिंग प्रोजेक्ट है, जो एग्जिस्टिंग हाईवे है वो आप 4 लेन में बनाना चाहते हैं। एक काम शुरू हो गया है, लेकिन रत्नागिरी से आगे जो हाथखंबा है सेक्शन, वहां आकर वो काम बहुत धीमे गति से चल रहा है। उसका कारण क्या है? हाथखंबा के आगे ये प्रोजेक्ट आगे क्यों नहीं जा रहा है, और ये कब तक पूरा होगा ये पूरा प्रोजेक्ट जो 150 किलोमीटर कोल्हापुर रत्नागिरी का 4 लेन हाईवे का प्रोजेक्ट है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो हाथखंबा की बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में 95-2000 में जब मैं मंत्री था तब ये मुंबई गोवा रोड पर वो हाथखंबा जंक्शन है, और एक ही जगह पर करीब काफ़ी एक्सीडेंट होकर 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। और अभी वर्तमान सरकार में जो मंत्री है उदय सामंत, उनके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे, और मैंने 24 घंटे में उसकी इम्प्रूवमेंट करके विदाउट टेंडर काम शुरू किया था, जिसमें उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। इसका मेन कारण ये है कि ये जो कोल्हापुर से रत्नागिरी ये जो रोड है, इसमें जो पैकेज है पैकेज 1, ये 1032 करोड़ का है, हैम में है। इसका 86% काम पूरा हुआ है, और काम लैंड एक्विजिशन के कारण कच्चे जगह अटका हुआ है। लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार के अख्तियारी में है, और वो मिलने के बाद वो काम मुझे लगता है कि 4-6 महीने में पूरा हो जाएगा। दूसरा पैकेज जो है वो 42.2 किलोमीटर का है, वो 2104 करोड़ का है। ये भी 76% 76% पूरा हुआ है। ये भी लैंड एक्विजिशन के कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, ये भी 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। तीसरा पैकेज जो है वो करीब 32.96 किलोमीटर का 2056 करोड़ का है, और ये 65% पूरा हुआ है। माननीय सदस्यों को पता होगा कि कोल्हापुर से रत्नागिरी तरफ हम जाते हैं, बड़ा निसर्गरम्य परिसर है और फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में क्लियरेंस किए बिना उसके काफ़ी जगह दिक्कतें आई है, तो वो लगभग पूरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि साधारणतः ये तीनों पैकेज में ये बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है। रत्नागिरी यानी कोकण से शुरू होकर अरबी समुद्र जहाँ शुरू होता है, वहाँ से निकल के कोल्हापुर से लेकर ये नागपुर तक जाता है रोड, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, और ये कनेक्टिविटी गोवा को भी जोड़ती है। लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ये काम 100% कंप्लीट पूरा हो जाएगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर भीम सिंह जी। धन्यवाद महोदय। जैसे ही कोल्हापुर का नाम आया तो मेरा हृदय झंकृत हो उठा है, और मैं कोल्हापुर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं और प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। कोल्हापुर ही ऐसा राज्य था महोदय जहां के शासक छत्रपति साहू जी महाराज ने देश में सामाजिक न्याय आंदोलन की नींव डाली, और पहला आरक्षण 1902 ईस्वी में उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए रखा। तो कोल्हापुर से बड़ा भावनात्मक रिश्ता पूरे देश के लोगों का है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनके रख रखाव का क्या इंतजाम किया जा रहा है? क्या परफॉर्मेंस आधारित रख रखाव अनुबंध इसमें किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। बारे में बताया,
वो बिल्कुल सही है। और कोल्हापुर के जो शाहू महाराज है अभी, वो मेरे बहुत ही व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध में भी है। वो नागपुर के भोसले के पुत्र है और वो दत्तक होकर वहाँ गए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी हमारे लोकसभा में। तो जब भी वो आते तभी बताते, मैंने आप पहले ही बता दिया कि कोल्हापुर एक जिले में 25,000 करोड़ से ज़्यादा काम हुए हैं। और हमारे यहाँ जो काम दिए जाते हैं उसमें ऑलरेडी 10 साल की 15 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है। और इसके बारे में हम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्टर में कई छोटे भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उनको ब्लैकलिस्टेड कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, उनकी गारंटी जब्त कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे बरसात में कुछ जगह ब्लैक कॉटन सॉइल के कारण प्रॉब्लम आते हैं। पर कोल्हापुर जिले में महाडिक साहब भी यहाँ है, कोई बता दे कि कोई एक तो भी एनएच पे गड्ढा है क्या? मुझे नहीं लगता। अब उनके कहने पर हम इतने पब्लिक ओरिएंटेड है कि ये पांचगंगा का जो पुल है, पंचगंगा का, इसका डिजाइन उन्होंने बनाया और मुझे वहां से बनाकर प्राइवेट आर्किटेक्ट से बनाकर लाया, बास्केट ब्रिज नाम रखा उसका। और फिर मैंने अपने पुराने डिजाइन को कैंसिल किया क्योंकि वो डिजाइन अच्छा था। वो डिजाइन सिलेक्ट किया जो वर्ल्ड में अच्छा से अच्छी क्वालिटी, अच्छा से अच्छा डिजाइन, अच्छा से अच्छा काम हो सकता है। यही हमारी कोशिश है और उसी प्रकार से हमने काम किया है। और यहाँ कोई किसी प्रकार के परफॉर्मेंस की इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और निश्चित रूप से अध्यक्ष महाराज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 शुगर मिल है इस जिले में और देश में सबसे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा कोई जिले में है तो वो कोल्हापुर है। और यहाँ शुगर प्रैक्टिस बहुत है, ज़मीन फर्टाइल है, इरिगेशन है और लोग बहुत उद्यमशील हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आई है और अभी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है उसके कारण इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ग्रोइंग सिटी है। मुंबई, पुणे के बाद जो महाराष्ट्र में 4-5 शहर है उसमें से एक शहर है जिसको सामाजिक इतिहास भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद शाहू महाराज का, साहित्यों का, कवियों का काफ़ी बड़ा है। और कोल्हापुर की चप्पल जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, वो एक्सपोर्ट होती है। और उसके ऊपर एक हास्य व्यंग्य कवि थे शरद जोशी, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से थे, मेरे बड़े फेवरेट कवि थे। उनकी बहुत सुंदर कविताएं थी। तो एक बार प्रिंस चार्ल्स जब आए थे मुंबई तो एक सेट पर एक फिल्म अभिनेत्री ने उनका चुंबन लिया था। तो उन्होंने कोल्हापुर पर एक कविता की थी कि उसको मिली कोल्हापुरी, हमको मिली कोल्हापुरी। वो जो कोल्हापुरी चप्पल अब वर्ल्ड में जा रही है तो सभी दृष्टि से हमारा ध्यान है और अच्छी तरह विकसित होगा। 5th सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान जी। Sir, in view of the focus on the project on uninterrupted traffic on the Pune-Bengaluru corridor, that is NH48, what measures are planned during construction to minimize disruptions to agricultural transport and daily commuters in Kolhapur? And what additional local connectivity enhancements, for example, roads or underpasses, are included to support tourism? Chairman, sir, this is very important connectivity. We start from Pune to Kolhapur. Now the most important problem, not for Kolhapur or Maharashtra, it is for whole country. The traffic starts from the North India, which starts from Delhi and going towards to south. Every traffic going to Surat, Vadodara, Ahmedabad, Surat. After that, traffic going to Mumbai, and then Mumbai to Pune, and Pune to Kolhapur, and Pune to Solapur. But now the first important thing, we have taken a decision which is a historical decision to making the express highway from Mumbai to Delhi, which is already 70-80% is completed. And after Surat, we are making new green express highway starting from Surat to Nasik, Nasik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, Akkalkot, Kurnool, and Kurnool, then it connect to Chennai, Kanyakumari, Bangalore, Hyderabad, Cochin. So it is a new connectivity from North India to South India. So better way, it is going to reduce the distance between Delhi to Chennai by 320 kilometers, which is going to reduce the cost. And because of highway, we will reduce the time period also. That Mumbai, Delhi will be within 12 hours. So now particularly in this road, there is a lot of traffic.
In particularly Mumbai to Pune to Kolhapur, there is also problem. Now we have 2 contractors are there, and there are 86% work completed in one package. There are some problem. We already rectified the thing. Then Khambatki tunnel, which is one of the historical tunnel, already 1 lane is open. Second is in the process. Within 2 months we will open that, and we resolve all the problems with the formats and other particularly related in this project. But there are some problems related with land acquisition, with the contractors. Everywhere we are making flyovers, underpass. But presently we don't receive any complaint from the people. But a lot of public many times giving me a lot of suggestions. Some of the member of parliaments are present here. We are very sensitive about it, and we will resolve the issue whatever it related may be. Now question number 198, Dr. Fawzia Khan ji. The question number 198. Honorable Minister, please. First supplementary, Dr. Fawzia Khan ji. As per the September 25 report of the NHRC on Gramin Gras, which documents average delays of 15 months in fund disbursement to shelters, which has led to self-financing by NGOs, eviction threats, inadequate living conditions for the residents. Will the minister explain the reasons for such chronic delays despite the ministry's reimbursement-based model? While the answer written to me is no, sir, and in light of the expansion of Gramin Gras to 23 operational shelters in 26, may I know from the Honourable Minister whether any instances of delayed staff payments or disruption in operational funding have come to the notice of the ministry, and if so, what audit or grievance redressal mechanism have been activated in this regard particularly? What specific accountability measures such as mandatory quarterly audits or penalties for delays releases has the ministry introduced since the NHRC advisory of September 23, sir? And how many complaints of funding-related attrition or reduced resident intake have been received in the last 2 years? Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रांसजेंडर्स के संबंध में जो पूछा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आते ही कहा सबका साथ सबका विकास, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चाहे दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की बात हो, उनको अधिनियम 2016 बनाया हो, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन की बात हो, उनको 2017 में अधिनियम बनाया हो, उसी प्रकार से ट्रांसजेंडर के लिए ये अधिनियम 2019 बनाने का काम किया। तब मैं कह सकता हूं कि इस समय पूरे देश भर में जो हमारे गरिमागृह ट्रांसजेंडर के लिए चल रहे हैं, उसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई किसी प्रकार की देर होती है ड्यूज, तब मैं कह सकता हूं कि जितने भी गरिमागृह से हमारे पास भुगतान जाने की बात रहती है, इस समय प्रॉपर चल रहे हैं, कोई भी देर नहीं है। दूसरा, जिस तरह से हमारे अब तक 20 हमारे जो गरिमागृह हैं वो संचालित हैं, जिनमें लगातार जितना भी हमको भुगतान देना होता है, मैक्सिमम एक गरिमागृह को 31,44,000 तक हम रुपया देते हैं। और उसमें हमने आपके महाराष्ट्र में भी जो आरजू फाउंडेशन है उसके लिए हमने 31,44,000 रुपये दिया है। महाराष्ट्र में ठाणे किन्नर अस्मिता है, उसमें भी 62,88,000 दिया है। ट्वीट फाउंडेशन है, उसमें भी 47,16,000 दिया है। तब मैं कह सकता हूं कोई भी गरिमागृह ऐसा नहीं है जिसके लिए कि हमारा पेंडिंग हो और हम समय से भुगतान करते हैं। Second supplementary, Dr. Fawzia Khan ji. Sir, Minister hasn't referred to the NHRC report, which expresses delay. Anyway, sir, my next supplementary is that it is seen in recent years
there's an upsurge in transgender individuals on roads, on streets, on signals, on toll plazas, sir. This is not by choice, but due to systemic, holistic, attitude towards them. It is also extremely risky for the traffic, for people and for them too, sir. Has the government made any assessment why this upsurge is there? Does the government have any plan for their economic rehabilitation and resettlement? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो ट्रांसजेंडर की चिंता व्यक्त की है कि क्यों कैसी संख्या बढ़ रही है, तब मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय जनसंख्या की बात की है तो मैं कहूंगा कि ये हमारी जनगणना 2011 के अनुसार जो आदर्श श्रेणी की कुल जनसंख्या थी 4,87,000 थी। यह श्रेणी केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों को शामिल करती है जो अपने लिंग को अन्य श्रेणी में दर्ज कराना चाहते हैं। सम्मानित सभापति महोदय, सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। मैं वही कह रहा हूं। सरकार ने मैडम मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। Address to the chair, please. You don't worry about them. सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमने बहुत सारे इसमें कदम उठाए हैं और खास तौर से इसकी जागरूकता के लिए हमने लगातार जिस तरह से काम किया है, मैं कह सकता हूं जी कि जिस तरह से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के माध्यम से नियमित रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रति लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बहुत सारी गतिविधियों का संचालन हम करते हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर के 25-26 तक जो हमने 1087 कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन किए हैं संस्थानों के द्वारा, जिसमें 61,988 लोगों के लिए जागरूक करने का काम किया है। इसमें चाहे हमारे ट्रांसजेंडर अधिनियम पर विभिन्न हितकर धारकों के लिए प्रशिक्षणों की बात हो, चाहे 3 दिवसीय क्षमता निर्माण के कार्यक्रम हो, चाहे 1 दिवसीय संवेदनीकरण कार्यक्रम ऑफलाइन हो, जिला कलेक्टर प्राधिकारियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन जागरूकता पैदा करने का काम किया हो, चाहे ऑनलाइन सत्रों के अलावा हमने उद्योग मेला रोजगार, इस तरह से लगातार हम उसके लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण नियम 2020, सुनिए मैडम, तो मैं कह सकता हूं प्रत्येक जिला अधिकारी के नेतृत्व में जिस तरह से ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल और राज्य स्तर की सेल की स्थापना हमने करने के साथ साथ उनके लिए सक्षम देने का काम भी किया है। आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर ऐसे पड़े व्यक्ति, उनके लिए हमने जो स्माइल योजना शुरू की है उसके माध्यम से लगातार उनको सशक्त करने का काम भी कर रहे हैं। और जिस तरह से जिस तरह से इसमें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमने स्माइल योजना के माध्यम से उनको शामिल किया है। मंत्रालय के अनुरोध पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहचान को भी आधार कार्ड में सम्मिलित करने का काम किया है। मंत्रालय के अनुरोध पर स्वच्छ भारत मिशन ने अपनी नीति निर्देशों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष शौचालयों की व्यवस्था भी हमने की है। साथ ही साथ मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 24/3/25 के मास्टर सर्कुलर के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कमजोर वर्ग की उपश्रेणी में शामिल करके प्राथमिक क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत उनको आसान ऋण दे करके उनको रोजगार के अवसर देने का काम भी किया। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मूर्ति जी। Thank you, sir, for giving him an opportunity. Sir, I work with the transgender people. I will protect you. If you are not satisfied, you please write to me. I will ask him to explain you in. Huh? I will. Please. Yeah. Sir, I worked with the transgender people. And why they have increased on the traffic jam, madam? Fauzia Khan asked that one. They told me they are looked down on the society. They have low education. Hence, they have low income and no confidence.
people get scared to employ them. I don't want to give a big lecture. I want to ask the minister, sir, I know that the method you are giving them good education, provision you have made, but they don't have confidence because society is not accepting. Is there any, and I know the only way we can make them strong is through economic freedom or economic way of uplifting. Is there any provision in the government or even the state government, I do not know, that they can do better with the good jobs? If merit is equal, can they get a little bit of better jobs so that they will become confident? And they do require a heavy counseling, sir, apart from Garima Graha. They require a heavy counseling and acceptance. And the only way is we have to hold their hands. And in case you have any such programs, kindly let me know, sir. Thank you very much. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तव में ट्रांसजेंडर के प्रति संवेदनाएं और चिंता व्यक्त की है। जिस प्रकार से ट्रांसजेंडर के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, समस्या आती हैं, जिसमें हम सबको देखने को मिलता है कि उनके लिए पहचान के प्रति जागरूकता की कमी, उनके लिए समय समय पर बुलिंग, सहकर्मी द्वारा दबाव, यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ट्रांसजेंडरों के लिए, छात्रों के लिए जब शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो कई बार उनको ड्रॉप आउट दर की संख्या इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ मेलिंग पहचान, समावेशिता पाठ्यक्रम, ट्रांसजेंडर रोल मॉडल का अभाव भी होना है। 95% से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो परिवार उनको स्वीकार नहीं करता। मुख्यतः सामाजिक दबाव रहता है, अज्ञानता होने के कारण से, भय होने के कारण से। साथ ही मैं कह सकता हूं परिवार की स्वीकृति के जो भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक परिणामों में जो भूमिका रहनी चाहिए वो उनके पास नहीं रहती। और साथ ही साथ इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। कॉलेज में प्रवेश में बाधाएं आती हैं, हॉस्टल में लेने से इनकार किया जाता है, जेंडर ट्यूनल शौचालय की अनुपस्थिति होती है, नौकरी में साक्षात्कार जिस समय इंटरव्यू होता है उसमें ही भेदभाव होता है। इसी तरह से बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्रांसजेंडर के प्रति जो वास्तव में चिंता व्यक्त की है और इसे अधिनियम बनाने का काम किया है, मैं कह सकता हूं इसमें बहुत सारी इस प्रकार की हमारी सफलता की कहानियां हैं जो लगातार हमने किया है। अगर आप देखेंगे जो हमारे लगातार जो हमारी सफलता की No, don't shout. Let him answer. Why you are कह shouting? सकता हूं जिस तरह से आपके छत्तीसगढ़ रायपुर में हमारे गर्भागृह से प्रशिक्षित होकर के जिस तरह से उनको मानसिक क्षमता परीक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, शारीरिक परीक्षा को प्रशिक्षण देने के बाद में 9 ऐसे हमारे जवान बनकर निकले जो पुलिस के बस्तर फाइटर में यूनिट में सेवा देने का काम कर रहे हैं। 13 हमारे ऐसे जवान जो छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैडम आपके जो है महाराष्ट्र में जो आरजू फाउंडेशन है उसमें आपका पनवेल महानगर नगर पालिका के सहयोग से तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए 36 शौचालय स्थापित करने का काम किया गया है। हम इस तरह से लगातार सफलता की कहानियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे गर्भागृह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें 20 गर्भागृह ऐसे हैं सुचारू रूप से चल रहे हैं और हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित राज्य से अपेक्षा करते हैं, सबको लिखा भी है कि कोई ऐसा स्टेट न हो जहां पर हमारा गर्भागृह न हो। अभी हमने कुछ हमारे पास आवेदन आए थे, उनको स्वीकृति देने का काम किया है और हम चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से, सदन के माध्यम से गर्भागृह की संख्या भी बढ़े। और जिस तरह से हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जागरूकता केवल सरकार ही नहीं, एक आम जन जो है उसको जागरूक करने का काम करेगा। और जिस तरह की उनके सामने समस्याएं होती हैं उनको जागरूक करके और हम ट्रांसजेंडर के साथ जब खड़े होंगे तो निश्चित जो सबका साथ सबका विकास और उनका भी इस देश की भूमिका में, उनका विकास में भूमिका हो, इस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। Garge ji, not everybody is so experienced like you. Let them get experience. And fourth supplementary. Question and answer paper, and suddenly you have taken. No, you are telling he is reading. So let him get a more experience. Question. The question of Fauzia Khan was different.
The answer is different. If she is not satisfied, let her write. I will get she won't get proper answer. She has every right to ask again and again. Apply for. And she is very seasoned. She is a teacher, professor. And such people, when they ask particular question. They expect a particular answer. We will look into it, Garge ji. Fourth supplementary, Tiruchi Shivaji, our. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, realizing the social discrimination and indignity meted out to the transgender community, sir, I brought a private member bill which was passed in the upper house. Yes, it was passed in the upper house, and it proposed for a national commission for the welfare of the transgender community, whereas the government substituted it for a national council. My simple clarifications which I seek is that council has met how many times so far after the legislation has been made, and how many states have welfare boards for the transgender persons like that of Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra, and under this Garima Grag, how many houses have been built in various states? Breakup details being involved. Thank you. Honorable Minister, you address to the chair, please. Relax. Don't worry about anything. माननीय सभापति महोदय, नेशनल काउंसिल जो हमने बनाई है उसकी अब तक 5 मीटिंगें हो चुकी हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आपने कहा कि इसके लिए क्या क्या हमने किया है, तो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद जो NCTP, इसमें इसका कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण, कल्याण तथा उनमें संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर देने का है, सलाह देने का है। साथ ही साथ हमने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बनाने का काम किया है, जो जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर। जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होता है और स्टेट स्तर पर हम पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में इस सेल को चलाने का काम करते हैं। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड ये व्यक्तियों के कल्याण, अधिकारों के संरक्षण तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु नीतियों और योजनाओं के समन्वय कार्यान्वयन को बढ़ावा देने का रहता है। और आपने कहा कितने गर्माग्रह हैं, तब मैं कह सकता हूं कि मैं अगर स्टेट बार अगर बताऊंगा तो इसमें मैं ब्रेकअप पूरी तरह से दे रहा हूं जो आपने कहा। इसमें हमारा आंध्र प्रदेश में 1 है, असम में 1 है, बिहार में 1 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, दिल्ली में 1 है, गुजरात में 1 है, झारखंड में 1 है, कर्नाटक में 1 है, मध्य प्रदेश में 2 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं, उड़ीसा में 1 है, पंजाब में 1 है, राजस्थान में 1 है, तमिलनाडु में 1 है, उत्तर प्रदेश में 1 है, पश्चिम बंगाल में 2 हैं। इस तरह से 20 समाज से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। Now, fifth supplementary, श्रीमती रंजीत रंजन जी। धन्यवाद सभापति जी, आपके माध्यम से सर माइक मैं मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं कि आपने 20 बोला कि सुचारू रूप से चालू है, लेकिन जो रिपोर्ट है सरकारी उसमें 18 ही है, और यह योजना आपकी 2022 से शुरू हुई है, जिसमें आप हर गरिमा गृह को लगभग 36 से 48 लाख समथिंग पैसे भी देते हैं, और 22 से अभी तक और 2 किस्तों में आपने राशि का भुगतान करना है। हम जितने लोग बोल रहे हैं, समस्या ये है कि जो सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं है उन पे, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इस समस्या का निदान कैसे है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो आपके आंसर में है, जो रिपोर्ट है, लगभग मात्र 429 लोग ही इस गरिमा गृह में रहते हैं, तो मेरा प्रश्न है कि क्या पूरे देश में मात्र 429 ट्रांसजेंडर ही है जिनको उसमें रखा गया है? तो क्या वजह है कि बाकी लोग उस गरिमा गृह में नहीं आते हैं, और ये राशि का भुगतान जो 22 से लेकर 26 तक अभी लगभग 7 से 8 करोड़ ही हुआ है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि राशि दी जाती है, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि राशि लंबित है। तो क्या राशि लंबित है, और क्या हमारे देश में कितने ट्रांसजेंडर हैं, और 18 या 20
गरिमा गृह में 429 ही ट्रांसजेंडर उसमें क्यों रह रहे हैं, क्यों अवेयरनेस नहीं है, क्यों वहां लोग नहीं जाते हैं? जैसे हमारी कलीग भी आपसे प्रश्न कर रही थी कि ट्रैफिक में क्या वजह है कि वो भीख मांगते हुए भी नजर आते हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि एटलीस्ट वो ट्रैफिक में, सड़कों में लोगों से पैसे मांगते हुए नजर ना आए? क्या कोई योजना बताएगी सरकार? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, अभी जैसा कि बताया गया कि कितने गरिमा गृह में हमारे व्यक्ति हैं, तब मैं कहूँगा 429 नहीं है, 443 लोग हैं। और जिस तरह से ये अब तक हमने 1812 लोगों के लिए गरिमा गृह से मैं प्रशिक्षण देकर के निकालने का काम किया है और 1 वर्ष तक हमारा रखने की योजना रहती है। साथ ही साथ पैसे की बात कही है, वो भी आपने डाटा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अब तक हमने 24 करोड़ 31 लाख रुपया अब तक खर्च किया है और पैसे की कमी नहीं है, लेकिन धन के अपर्याप्त उपयोग जो हैं उनके कारण हैं। उसमें विशेष रूप से जो हमारे सीबीओज हैं, सरकारी कार्यक्रमों के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने में उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रहती है। साथ ही साथ हमारे एनजीओ और जो काम कर रहे हैं उसमें गरिमा गृह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से अग्रेसित किए तो गए थे, जहां से गरिमा गृह की स्थापना हेतु कोई अनुशंसा ही नहीं हमको मिली है। जब तक अनुशंसा नहीं आएगी तब तक हम आगे बढ़ा नहीं सकते। हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये सदन के माध्यम से इसकी अनुशंसा हर स्टेट से आएगी। भारत सरकार की मंत्रालय की योजना है कि हम हर स्टेट में ये गरिमा गृह खोलना चाहते हैं। साथ ही साथ सामाजिक कलंक, सामाजिक स्वीकार्यता के अभाव में, परिवार के सहयोग के अभाव के कारण से सब पहचान करने की अनिच्छा वो जाहिर करते हैं और कई बार पहचान जो प्रमाण पत्र है उसके आवेदन करने में भी अक्सर बाधाएं आती हैं। जबकि हमने सीधा सीधा पोर्टल देने का काम किया है, उनको जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान उजागर करने का भय रहता है, तब पूर्व में भेदभाव का अनुभव होता है। जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों में पंजीकरण कराने से हमेशा वंचित हो जाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि मिलकर के हम जागरूकता करने का काम करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारे गरिमा गृह भी बढ़ेंगे और पैसे का कोई अभाव नहीं है। लेकिन पैसा हम जब तक उसका सही रूप से व्यय नहीं होगा तब तक हम नहीं देंगे। इसलिए इस मिलकर के इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर ही नहीं, इस देश में 140 करोड़ नागरिकों के लिए आदरणीय मोदी जी काम करते हैं। मुझे लगता है सभी की भूमिका इस देश के विकास में रहेगी, तो सबके सहयोग से रहेगी। धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 199, श्रीमान प्रदीप कुमार वर्मा जी। 199। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रदीप कुमार वर्मा जी। वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन एक दूरदर्शी एवं क्रांतिकारी कदम था। इस निर्णय ने देश की सहकारिता व्यवस्था को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई पहचान प्रदान की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के विजनरी नेतृत्व में सहकार से समृद्धि अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों, ग्रामीणों और छोटे उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग बन चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्रालय द्वारा विगत दिनों देश में वर्मा जी प्लीज बी स्पेसिफिक अबाउट योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ, आ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्रालय द्वारा विगत दिनों सहकारिता मॉडल पर भारत टैक्सी की शुरुआत की, इसके उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ अलग से मिलेगा और यह रोजगार के नए अवसर सृजन करने में किस प्रकार से उपयोगी होगी। योर क्वेश्चन इज कितना लंबा। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और आपके माध्यम से मैं माननीय सदन को और सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जब से इस विभाग का कार्यभार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सहकारिता के क्षेत्र में अपार अनुभव रखने वाले माननीय अमित शाह जी को दिया है,
तब से पिछले 4 सालों में सहकारिता में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। 137 से ज्यादा नई पहल शुरू की गई है। माननीय सदस्य ने भारत टैक्सी के बारे में कहा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भारत टैक्सी सहकारिता आधारित एक नई पहल है जो मजदूर को मालिक बनाने का काम करेगी और मालिक बनाकर उनको सशक्त करेगी। और इस पहल से ड्राइवर मालिक भी बनेगा और भागीदार भी बनेगा। युवाओं और बेरोजगारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी होंगे। इस भारत टैक्सी बनने के बाद ड्राइवरों को सम्मान भी मिलेगा, उनकी बेहतर आय भी होगी और निर्णयों में भी उनकी भागीदारी होगी। माननीय सभापति महोदय, भारत का ये पहला सहकारी मॉडल पर आधारित राइडर हीलिंग प्लेटफॉर्म है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो इस देश के लाखों करोड़ों ड्राइवरों को सशक्त करना है, उनकी आय बढ़ाना है और उपभोक्ता को, इस देश के लोगों को सस्ती और विश्वसनीय टैक्सी सेवा देना है। सभापति महोदय, 6 जून 2025 को इसकी शुरुआत हुई और भारत टैक्सी ऐप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2000 के तहत पंजीकृत है। 5 फरवरी 2026 को इसकी शुरुआत हुई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और सदस्यों को बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे विभाग के माननीय मंत्री अमित शाह जी की सोच है कि इस देश के ड्राइवरों की खून पसीने की कमाई सीधी ड्राइवरों के खातों में जानी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के हिस्से में जानी चाहिए। ये उस सोच के कारण इस भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया है और मैं इसकी जो बुकिंग है वो मोबाइल ऐप से आसान सरलता से की जा सकती है। मैं ये भी सदन को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसमें सुरक्षा की भी पूरी गारंटी है और इसमें पारदर्शिता भी पूरी देखने को मिलेगी। इसमें लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ये दिल्ली पुलिस के साथ एकीकृत है। जो सारथी है वो वेरीफाइड है। Honorable Minister, please be brief. Please be. I am telling him. I am telling him now. I am telling him. Ask the supplementary. Yes. Please be brief. आर्य सभापति महोदय, So please, I am telling him now. माननीय सभापति महोदय, I am protecting you more than the ministers. And that is always. Now I am allowing you to speak. How can you say that I am not protecting you? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को ये बताना चाहता हूं, मेरे एक ही जवाब में सारे सप्लीमेंट्रियों के जवाब आ जाएंगे। आप सुनिए, उसके बाद कोई बचेगा तो बताएंगे आपको। अभी इसका जो वर्तमान में संचालन है वो दिल्ली एनसीआर में है और इसमें दिल्ली है, गुरुग्राम है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है और गुजरात के अहमदाबाद है, राजकोट है, सोमनाथ है, द्वारका है। और भविष्य में अगले 2-3 सालों में इनको देश के तमाम
बड़े शहरों से लेकर तालुका तक इसको हम पहुंचाने वाले हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहता हूं, इसमें अब तक 4 लाख ड्राइवर इसके साथ पंजीकृत हो चुके हैं। 1,83,000 ड्राइवरों को Now the House वेरीफाइड stands कर दिया adjourned गया to है। meet at 2 p.m.